दिखाना मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले सवाल ये करेंगे कि अडियाला जेल में आज बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा गए। 4 या 5 या इससे ज़्यादा ही उनकी तादाद थी और हुकूमत ने वहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी देर के लिए गिरफ्तार किया, मुख्तसर गिरफ्तारी हुई, एक टोकन गिरफ्तारी हुई चंद घंटों की, उसके बाद रिहा भी कर दिया गया। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बानी से मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल के बाहर 4 या 5 लोग इकट्ठे नहीं कर सकती और मुलाकात नहीं कर पा सकती, तो फिर किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लॉन्ग मार्च निकाल पाएगी, किस तरह से हुकूमत के खिलाफ धरना दे पाएगी, किस तरह से हुकूमत को गिरा पाएगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसका जवाब इस पर डिबेट करेंगे आज प्रोग्राम में। और दूसरा खबर ये आई उड़ती उड़ती कि हुकूमत की ख्वाहिश है मुमकिना तौर पर कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायदीसा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया जाए। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा या ये सिर्फ एक उड़ती उड़ती खबर ही बन के रह जाएगी जिसको हुकूमत एक टीजर के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है, या हुकूमत इसमें संजीदा भी है? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए लीडर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब फ्रॉम पीटीआई, इनके दरमियान कंसल्टेशन होना लाजमी है। लेकिन कंसल्टेशन में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए किसी एक नाम पे इत्तेफाक ना हो तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी इसका फैसला करती है, जो ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान इक्वली डिवाइडेड होती है मेंबर्स के काउंट के हवाले से। सो क्या होगा अब आइंदा का मंजरनामा, खासतौर पर ऐसे वक्त में कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूदा वो 2.5 महीने के बाद अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। इन मामलात पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं। डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIFA से इनका ताल्लुक है। मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सीनियर कानूनदान भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। मज़हर अब्बास साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, आपके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस सियासी पोजीशन में है या इतनी सियासी सकत अब भी रखती है? क्योंकि आज अडियाला जेल तक गए मुलाकात करने, वहाँ मुलाकात नहीं हो सकी, उल्टा गिरफ्तारियाँ हो गई, मुख्तसर गिरफ्तारियाँ। तो क्या इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मज़हर अब्बास साहब आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज की फाइनल कॉल दे सकेगी, कोई लॉन्ग मार्च कर सकेगी, कोई धरना दे सकेगी, डी चौक पे धरना दे सकेगी, या उनका लॉन्ग मार्च अगर होता भी है तो फिजिबल पॉलिटिकली कहाँ से होगा, पंजाब से या KP से? शुक्रिया गरीदा। देखिए, जो आज अडियाला जेल के बाहर हुआ वो तो बहुत ही मज़ाक़खेज़ चीज़ थी। यानी आप इस तरह सेक्शन 144 को इम्प्लीमेंट करेंगे फिर तो शहर में कोई तकरीब ही नहीं हो सकती। यानी शहर में 4 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा अफराद पर इकट्ठा होने पर पाबंदी है। आप अभी निकल जाएं इस्लामाबाद में, देख लें कि कितनी जगहों पे लोग इकट्ठा हैं, उन सबको गिरफ्तार कर लें। ये मेरा ख्याल है पॉलिटिकल बैंकरप्सी की बदतरीन मिसाल है कि आप वो मुलाकात करने गए, मुलाकात करके बाहर आए हैं, कितने लोग थे, कोई जलसा हो रहा था, कोई मुजाहरा हो रहा था। मतलब अगर आप इस अंदाज में चीज़ें करेंगे तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट अपने आप अपना केस खुद ही ख़राब कर रही है। अच्छा, जहाँ तक तहरीक इंसाफ का है, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब तक वो कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट बिल्ड नहीं कर पाए। ठीक है, सोशल मीडिया पे वो एक्टिव हैं, चीज़ें हैं, लेकिन हुआ ये कि जैसे सवाबी से पहले एक हाइप क्रिएट की अली अमीन गंडापुर साहब ने कि कफन बांध के हम निकलेंगे और बस पूरा मुल्क जाम कर देंगे और ये कर देंगे। अगर आप सिंपल सा कहते कि सवाबी में जलसा होगा तहरीक इंसाफ का और सवाबी में जलसे में फिर हम तय करेंगे कि किस तरह आगे बढ़ना है, तो इतनी हाइप क्रिएट ही नहीं होती। हाइप क्रिएट हुई जब आपने कहा कि बस तहरीक सवाबी के जलसे के बाद डेडलाइन दी जाएगी, सवाबी के जलसे में डेडलाइन दी जाएगी और फिर कफन बांध कर हम निकलेंगे और फिर जो है पूरा मुल्क जाम कर देंगे। और उस वक्त तक उससे जब उसके नतीजे में जब सवाबी का जलसा हुआ और कोई लाइन नहीं आई, क्योंकि देखिए ये भी जो कुछ हुआ था 9 नवंबर का सवाबी का जलसा, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने सबसे पहले बानी PTI से मुलाकात करके अडियाला जेल के बाहर आके गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बात हो गई है। अच्छा, उसके बाद दीगर लोगों ने भी कहा
अब सवाबी के जलसा हो गया, सवाबी का जलसा हो गया, तकारीर हो गई, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब ये बयान आया है कि तहरीक बानी पीटीआई ने कहा है कि मैं डेडलाइन दूंगा। तो यही चीज़ पहले भी की जा सकती थी। मुझे लग रहा है कि अभी भी वो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। वो एक हाइप क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर विड्रॉ कर जाते हैं। तो ये सियासी तौर पे कंफ्यूजन का और सियासी तौर पे स्ट्रैटेजी के नाकाम होने का इशारा भी देती है। नाकामी देखिए, एक पार्टी जो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है, उसके बहुत से लीडर्स गिरफ्तार हैं, बहुत से लीडर्स अंडरग्राउंड हैं, उनको ये डिफ़िकल्टीज पेश आती है। हर पार्टी को डिफ़िकल्टी ये पेश आती है। लेकिन जो प्रॉब्लम उनके साथ हो रही है वो ये कि वो एक बड़ी कॉल देते हैं और फिर विड्रॉ कर लेते हैं। सही। ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये तहरीक इंसाफ को की उस मूवमेंट को बिल्ड नहीं कर पा रही। बिल्कुल ठीक। जिसे हम पिछले कई महीनों से बल्कि 2 साल में बिल्कुल दुरुस्त आपने मजहर अब्बास साहब इसको डायग्नोस किया है। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, ये इस मामले पे मैं जरा आगे चल के आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन सेंटर कामरान मुर्तजा साहब, एक तो अडियाला जेल में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग गए तो उनको भी मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, उल्टा मुख्तसर गिरफ्तारी, चंद घंटे की गिरफ्तारी भुगता के वो आ गए। खबरें ये भी आ रही थी कि जी मौलाना फजलुर रहमान की शायद मुलाकात हो सकती है बानी पीटीआई इमरान खान से जेल में। तो क्या इमरान खान से जेल में मुलाकात करने में मौलाना इंटरेस्टेड हैं? JUIFA इंटरेस्टेड है, नंबर 1। और अगर अपने लॉन्ग मार्च में या धरने में PTI JUIFA को शामिल होने की दावत देती है तो आप लोग शामिल होंगे? देखिए, जहाँ तक जेल में मुलाकात की बात है, ये बात गपशप में आई थी, मगर मौलाना के लेवल की बात नहीं थी। अच्छा। इससे कमतर लेवल की बात थी और गपशप की बात थी, और शायद वाटर टेस्टिंग होगी, एक दूसरे को उसके ख्यालात जानने होंगे। ठीक। इतनी ही बात थी, मौलाना तक पहुंचा दी गई थी वो बात। तो ये मुलाकात का मैसेज आपके पास लाया कौन था? नाम जरूरी नहीं होता ना बताने, उसमें बात जगह हाँ तो पर्दे की बातें भी होती हैं। तो ये बात फिर खत्म, आप समझिए कि फिलहाल खत्म हो गई। फिर उसके बाद जो कंडक्ट था PTI का, वो सोलो फ्लाइट का हर मामले में, सिर्फ जब कहीं पे कोई मामला अपोजिशन को दरपेश होता है तो कभी अपोजिशन को, JUI को बतौर अपोजिशन जो है ना वो पूछा नहीं गया, जहाँ पे उनको कोई बेनिफिट मिल रहा होता है। और जहाँ पे जो है ना वो जेल में जाना है, फलान जगह जाना है, तो ये फिर खाली हमने तो इस काम का तो के लिए तो नहीं है। आप अगर कोई JUI अगर कोई अहमियत रखती है, अपोजिशन की जमात है, तो वो हर मामले में उससे पूछा जाना चाहिए, हर मामले में सलाह मशवरा होना चाहिए। वो नहीं है। तो ये हमको इस सूरत हाल में इस तरीके से जो है ना मामला दुरुस्त नहीं लगते। शायद हम इसको मामला को मजीद जो है इस तरह से नहीं चला सकते। लेकिन क्या JUIFA में कोई नरम गोशा मौजूद है कि अगर इमरान खान दोबारा भी ख्वाहिश का इजहार करते हैं मौलाना से मुलाकात में और जेल में, तो क्या मौलाना कंसिडर कर सकते हैं? कोई सोच है JUIFA में ऐसी? देखिए, ये बात मौलाना के लेवल पे कभी भी कंसिडर नहीं हुई है, और फर्ज करिए कि कोई मुझसे पूछे जाती हैसियत में कि मौलाना मुलाकात के लिए जेल में जाए तो मैं इनकार कर दूंगा। मुझे नहीं पता कि पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा, मगर मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा लीडर, मेरा कायद जो है वो मौलाना साहब कहीं जेल में जाके किसी से मुलाकात करे। इस वक्त जो है ना ये बातें जो है ना कबल अज़ वक्त हैं, बहुत ज्यादा कबल। और अगर PTI अपने लॉन्ग मार्च में या धरने में आपको बाज़ाब्ता तौर पे शिरकत की दावत देती है तो क्या JUIFA की तरफ कोई फ्लेक्सिबिलिटी है, या आपकी तरफ से बिल्कुल इसको एक हरी झंडी या लाल झंडी दिखा दी जाएगी? नहीं, इस पे गौर हो सकता है, इस पे गौर हो सकता है, मगर पार्टी के अदारों के अंदर जो है इस पे गौर होगा। और पार्टी के अदारों ने अगर ये फैसला किया कि ठीक है पार्टी का कोई वफद जाए तो मुमकिन है ये बात, मगर ये कोई कंफर्म नहीं है। मेरी बात को ये ना समझा जाए कि मैं कोई कंसेंट कर रहा हूँ इसके लिए। इस बात पे गौर हो सकता है, पार्टी इसको सोच सकती है, बस इस ठीक। मतलब एक विंडो, एक डोर की ओपनिंग आप लोगों ने छोड़ के रखी है, आप इसको यकसर बंद नहीं कर रहे हैं इस मामले को? नहीं, विंडो तो हर वक्त पॉलिटिक्स में ओपन होती है ना जी, मगर वो दूसरे को भी तो कोई एहसास होना चाहिए इस बात का कि अगर कोई अपोजिशन है तो अपोजिशन को भले उसके पास सीट्स कम हो, भले पास ज्यादा हो, मगर उसको इत्मीनान में लेके और इकट्ठे मिल के चलते। नहीं, कम सीट्स के साथ आपने हुकूमत को तिगनी का नाच नचवा दिया 26वीं तरमीम के मामले पे, सो बड़ी जबरदस्त सियासत के साथ, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनन इस पे गौर करना चाहिए। अब एडवोकेट अहमद अवैस साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपने मजहर अब्बास साहब का तज्जिया भी सुन लिया,
आपने सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू भी सुन ली, जो वो अपनी एक ज़ाती राय लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी से भी है पार्टी के अंदर। क्या फरमाएंगे आप इस पे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक सियासी कन्फ्यूजन का शिकार रखती है, लॉन्ग मार्च के लिए बहुत बड़ी बड़ी सियासी बयानबाजी, लेकिन वो कई आसार उसके नज़र नहीं आते। मौलाना ने कह दिया कि इमरान खान की रिहाई होती हुई नज़र नहीं आती। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस समत में जा रही है? लग रहा है कि आप लोग जिग जैग एक पॉलिटिकल एवेन्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे मदर अब्बास साहब ने कहा और उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी बड़ी अच्छे अंदाज में सारी गुफ्तगू की। सवाल तो ये है कि पार्टी एक क्राइसिस का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है, और हर वो काम जो है वो हरकत की जा रही है कि जिसका कानून से और राइट्स के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आइन को पहले खैर बात कह चुके हैं ये हुकूमत वाले, जिस अंदाज में उन्होंने अमेंडमेंट की हैं और जिस अंदाज में जुडिशरी का सत्यानाश हो चुका है इस मुल्क के अंदर, और अब फंडामेंटल राइट्स की कोई हैसियत नहीं है। और वो आपने आज एक बड़ा अथॉरिटेटिव मुजाहरा जो है वो देख लिया कि कुछ पीटीआई के लीडरान जो हैं वो मुलाकात करने जा रहे हैं और वो उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बड़ी अच्छी वो उसकी एनालिसिस भी किया मदर अब्बास साहब ने कि वरना तो आप अगर आपने एक 144 के ऊपर आपने ऐसे ही कार्रवाई करनी है तो कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट होगा पूरे मुल्क का कि जहां आप ओपन जगह पे, क्योंकि पब्लिक प्लेस है ना वो भी, तो वो वहां पे 5 से ज्यादा बंदे जो है इकट्ठे बैठे नजर नहीं आएंगे आपको। और कौन सा ऐसा बाजार होगा जहां पे कौन सी ऐसी दुकान होगी। तो बहरहाल ये तरीक़ेकार जो है ये एक फाशिस्ट निज़ाम की तरफ एक कदम बड़ी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये डेस्पोटिज्म जो है ये हमारे पाकिस्तान के निज़ाम को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर देगा। 4-5 लोग अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, तो आपके दावे के मुताबिक लाखों या हजारों लोग लॉन्ग मार्च के लिए आप कैसे इकट्ठे करेंगे? वो वैसे भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे। पंजाब से आपकी फुकदान है, बहरान है क़यादत का। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात यह है, अभी मेरे ख्याल में मेरा अपना ख्याल है, मैं ये कोई हतमी फैसला नहीं है ना उसकी मैं इस हैसियत में हूँ कि मैं बता सकूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि पूरे जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनकी एक भरपूर रैली जो है वो ज़रूर इट इज़ इन दी ऑफिंग, वो डेट टाइम वगैरह फिक्स होगा और उसके साथ पूरे नुमाइंदगान जो है इलेक्टेड और जो रिजर्व सीट्स के अंदर भी जिनके आए ये उनकी इंशाल्लाह ताला इस रैली में आएंगे। और जब ये मामला लेकिन होगा कब? ये होगा कब? और फिर पंजाब की सूरत हाल हम देख रहे हैं, बहरानी कैफियत। मेरे ख्याल में ये जल्दी, अब टाइम तो वहाँ से ही इतला आएगी जो भी वक्त और की तायुन जो है ये तारीख का, तो हुकूमत गिरा पाएंगे आप लोग इतनी आसानी से? जल्दी होगा ये काम। मैं आपको बता दूं उसकी वजह यह है कि मामलात इतने हाथ से निकल रहे हैं, ख़राब होते चले जा रहे हैं। ठीक, मुल्क का निज़ाम जो है आप देखिए किसी एतबार से भी आप उसको ये नहीं कह सकते कि पुरसुकून है कि नुमाइंदगान का तो कोई निज़ाम ही नहीं है ना। ठीक, आप आर्टिकल जो पाकिस्तान का आइन का जो प्रियम्बल है उसकी तो बिल्कुल उससे उलट काम चल रहा है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि प्रियम्बल तो कहता है कि sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. अब वो chosen representative तो पहले ही नहीं थे, वो तो एक stolen mandate के ऊपर झूठे ओथ लेके बैठे हुए हैं वहां पर। अब वो हरकत कर रहे हैं, उनको ताकत भी मिल रही है और उस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल पांव तले रौंदने के मुनासबत से। ठीक है, मैं दोबारा भी आपकी तरफ खतरनाक सूरत हाल है। ठीक है, मैं दोबारा भी आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतनी सख्त है कि उसके मुताबिक इस वक्त निज़ाम जो रोटन हो चुका है और हुकूमत से छुटकारा पाना लाजिम हो चुका है, तो क्या इतनी सियासी सख्त पीटीआई में है जबकि इमरान खान जेल में हैं, क़यादत का बहरान है, पंजाब में लड़ाइयाँ हैं, केपी में लड़ाइयाँ हैं, इस्लामाबाद की क़यादत के हवाले से कारकुनान में शदीद मायूसी है, तो इस सूरत हाल के साथ क्या पीटीआई हुकूमत को गिराना अफोर्ड कर सकती है या वाकई कर सकती है? और ऐसे वक्त में कि जबकि खबरें ये भी आ रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए मुमकिन तौर पे हुकूमत की ख्वाहिश है कि काजी फाइज ईसा को
चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया जाए, इसके लिए मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जोड़ तोड़ की कोशिश हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। तो मज़हर अब्बास साहब, इस पर ज़रा अपना तजिया दीजिएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कल परसों बयान दिया कि अपोजिशन से मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल होगा और क्या ये मुनासिब होगा कि काजी फाइज ईसा का नाम सामने आए एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर? देखिए, जो आपकी 18वीं तरमीम के बाद एक कंसेंसस तो चाहिए होता है बिटवीन अपोजिशन एंड गवर्नमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जी। पहली चीज़ ये कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहेंगे, क्योंकि जिस आप कोई भी आप उनसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये नाम इस तरह फ्लोट करना, मुझे नहीं पता कहाँ से आई है ये बात, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मूव मटेरियलाइज होगी या ये मूव सीरियस मूव है। ये मेरा ख्याल है ये एक चीज़ टीजर के तौर पे गया, और आई डाउट के कादी फायद ईसा, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना, हमारे यहाँ फिलर्स बहुत छोड़े जाते हैं ना। 27वीं तरमीम का फिलर छोड़ा गया, उसके बाद वो हवा में गायब हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ गई। तो ये चीज़ें होती हैं फीडबैक लेने के लिए। ठीक। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में अपोजिशन और गवर्नमेंट की मशावरत बिल्कुल हो सकती है जी। और मेरा ख्याल है पीटीआई जो है वो मशावरत करेगी। आई होप लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है मशावरत करेंगे। याद रहे कि राजा सिकंदर सुल्तान की तैनाती भी मशावरत से हुई थी जी। और एक कंसेंसस से उनका नाम बना था उसमें। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपोजिशन और गवर्नमेंट की मर्ज़ी से आते हैं और उसके बाद उन पर इख्तलाफ हो जाता है दोनों का। तो जो भी आए, असल चीज़ ये कि चीफ इलेक्शन कमीशन की पूरी कॉम्पोजिशन जो है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऑटोनमस हो। ठीक। और उसके कवानीन अगर आप पढ़ें तो जो आपके कवानीन हैं वो किसी भी तरीके से इंडियन कवानीन से ज़्यादा कम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर काउंटर पार्ट। ठीक। तो ये चीज़ें देखने की हैं, लेकिन ये देखना ये कि कौन होता है अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दूसरी जो आपने बात की कि देखिए सकत है या नहीं है, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उनको प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने उस तरीके से 2014 के बाद, देखिए धरना 2014 का धरने में जो है वो कहीं ना कहीं उस वक्त 2014 में इस्टेब्लिशमेंट के एक हल्के की उनको बैकिंग हासिल थी। आज जो है वो बराह रास्त वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने है। तो इसलिए कैपेसिटी प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको। ज़ाहिर है बानी पीटीआई ख़ुद जेल में हैं, जो उनके नंबर 2 हैं शाह महमूद कुरैशी वो जेल में हैं। बाकी लोगों की जो इस वक्त हैं लीडरशिप में, उनका 1-2 के अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कम से कम पॉलिटिकल एजुटेशन का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखना ये जिस तरह अवैस साहब कह रहे थे कि ये जो मूव लगती है, अगर ये मटेरियलाइज होती है कि जी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रैलीज निकालें, उसकी एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस होती है कि आप कैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को गिरफ्तार करेंगे। उसकी ख़बर, जिस तरह हम जर्नलिस्टिक टर्म में कहें कि उसकी कॉपी बड़ी अच्छी बनेगी, हेडलाइन बहुत अच्छी बनेगी उसमें, लेकिन क्या वो मूवमेंट सस्टेनेबल होगी? असल चीज़ ये मुझे लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ अब भी इस मामले में कंफ्यूज है कि एक फुल फ्लेज मूवमेंट की तरफ जाएं या ये कि आज इधर मुजाहरा कर लिया, एक रैली कर ली, एक कराची में रैली कर ली, एक लाहौर में रैली कर ली, जलसे किया। इससे ज़्यादा मुझे आगे जाती हुई फ़िलहाल तहरीक इंसाफ लग नहीं रही, क्योंकि याद रखें कि दिसंबर जनवरी बहुत सर्द मौसम होते हैं इस्लामाबाद वगैरह के, तो इसलिए भी वो तहरीकों के लिए थोड़ा सा उसमें मसले मसाइल होते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आपका सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका मुझे पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो नाम एक सामने आ रहा है, क्या आप एग्री करेंगे मज़हर अब्बास साहब से कि ये फिलर के तौर पे है, लेकिन अगर कहीं पे जाके आगे ये सीरियस नाम के तौर पे, सीरियस मूव के तौर पे सामने आती है, तो JUI फे का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, अगर आप 26 अमेंडमेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे चले जाएं तो वहाँ जजों की उम्र बढ़ाने की बात थी, 65 से 68 करने की बात।
तो ये सब कुछ भी जो है वो पर्सन स्पेसिफिक था और जिसके ऊपर जो है ना वो एग्रीमेंट नहीं हुआ। ओरिजिनल असल में तो मामला यही था कि सबको जो है ना वो 3 साल ऊपर बढ़ा दिए जाएं और उसका नतीजा ये हो कि जो निज़ाम जिस तरह से चल रहा था वो चलता जाए। जब वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हुआ तो क्या आप समझती हैं कि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट हो पाएगा? मेरा ख्याल है कि कारी साहब की जो है वो अपनी इज्जत के लिए मुनासिब नहीं होगा कि वो इसमें इसको इस अफवाह को मजीद चलने दें, इसको तरदीद कर दें तो उनके लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर कोई शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह गया तो लीगल साइड पे इससे बड़ी इज्जत किसी की नहीं होती। तो वो मेरा ख्याल है वो काफ़ी होती है उसकी ज़िंदगी के लिए, जितना उसने सर्व करना होता है वो कर लिया होता है। अब उसका जो टेस्ट में वो पास हुए या नहीं हुए उसको जो है उसको लोग किसी न किसी वक्त किसी न किसी तरह से आंसर करते रहेंगे, मगर उसके बाद कहीं उससे निस्बतन कमतर ओहदा लेके और फिर उसके बाद अपनी इज्जत को इस तरह से कि पॉलिटिकल पार्टी कोई एग्री करे कोई ना करे, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं हुआ करता। JUIF बतौर अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन से मुशावरत भी शामिल होती है जो कि मैंडेटरी तो नहीं है, सिर्फ उमर अयूब ही हैं, लेकिन बाकी अपोजिशन पार्टी से एक कस्टमरी कंसल्टेशन तो रहती है। तो JUIF को कम से कम एतराज होगा काजी फाइजा के नाम। मैं पार्टी का मौकफ नहीं दे रहा, मैं अपना जाती मौकफ दे रहा हूँ, क्योंकि पार्टी के अंदर जो ना ये बात आज पहली दफा आपके मुंह से आई है और पार्टी के अंदर इस बात को डिबेट नहीं किया गया। क्योंकि ये खबर आज ही आई। साहब कहते हैं कि वो कोई बातचीत कर रहे हैं इस बात पे, तो मैं आपको ये खबर चूंकि आज ही आई है इसलिए हम सारे आज के प्रोग्राम्स में डिस्कस कर रहे हैं। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सर आपका क्विक कमेंट मुझे इसके हवाले से चाहिए होगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए कंसल्टेशन तो ठीक है अगर होती है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब के दरमियान, लेकिन अगर ये कंसल्टेशन किसी इत्तेफाक पे नहीं पहुंच पाती तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी फाइनलाइज करती है। तो ऐसी सूरत में अगर काजी फैसा का नाम आता है फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सो व्हाट वुड PTI डू? PTI के अलावा मैं आपको कहूँगा, मैं अभी जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब भी बात कर रहे थे ना कि पहली बात तो ये कि बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर उनका नाम प्रपोज किया जाए और बहुत विजडम का काम हुआ कि काजी फायदा जो हैं वो खुद ही इसकी तरदीद बड़ी स्ट्रांगली कर दें। लेकिन सर जब वो पहले भी तरदीद कर रहे थे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता तो उस वक्त PTI तस्लीम नहीं कर रही थी उनकी तरदीद को भी। जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना, क्योंकि जैसे आपने देखा इस वक्त जो सोशल मीडिया में इधर उधर अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, और इतने बड़े ऑफिस को होल्ड करके चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस जो है उसके मुकाबले में बहुत छोटा ऑफिस है। ठीक। और वो एक जज हाई कोर्ट का भी उनको बुला सकता है किसी स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर, कोर्ट के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी इस पे एग्री करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। जो कुछ हो चुका इट इज अच्छा या बुरा। हाँ बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और मज़हर अब्बास साहब। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक क्रिकेट तनाज़ा नया स्टार्ट हो गया है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, भारत इनकार कर रहा है, पाकिस्तान डट गया है अपने मौक़िफ़ पे कि अगर आना है तो भारत को पाकिस्तान ही आना होगा वरना ट्रॉफी तो कहीं और नहीं जाने वाली। इस पर ज़रा बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। से विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करेंगे ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट की जो पाकिस्तान में होना है इंशाल्लाह, लेकिन भारत उससे इनकार कर रहा है पाकिस्तान आने से। और भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो एक ये टसल, जो एक कोल्ड वॉर क्रिकेट के मैदान में भी एक नई स्टार्ट हो गई है, इसका अंजाम अब क्या होगा? रिपोर्टेडली आज PCB ने ICC को ख़त लिख दिया है इसी हवाले से। अब ये सारा मामला कहाँ तक पहुँचेगा कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में यकीनन होगी, लेकिन यहाँ से माइनस इंडिया होगा, इंडिया बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो फिर सिनेरियो क्या बनेगा इस एक इंटरनेशनल इवेंट का? इसी पर बात करेंगे। मेरे पास दो बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, एक यासिर हमीद जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं और दूसरे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब जो कि स्पोर्ट्स के सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं और मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि ये स्पोर्ट्स के खासतौर पे क्रिकेट के एनसाइक्लोपीडिया हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपसे मैं ज़रा स्टार्ट करती हूँ, आप फरमाइएगा कि जो आज PCB ने ख़त लिख दिया है ICC को रिपोर्टेडली, सो इसके बाद क्या तवक्को रखी जाए कि ICC चैंपियंस ट्रॉफीज़ में से ICC चैंपियंस ट्रॉफी में से भारत माइनस हो जाएगा? होगा क्या इस सारे कज़िए का एंड?
बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा आपका। दरअसल मामला अभी गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा है। अगर आप देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आईसीसी को मेल की है उसमें उन्होंने उनसे वजूहात पूछी हैं कि हमें वजूहात बताई जाए कि भारत ने क्यों इनकार किया है। अब जो हमारे पास इत्तलात है, भारत ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान ना आकर खेलने का फैसला किया है। तो अब आईसीसी के कोर्ट में गए कि आईसीसी क्या डिसीजन लेती है। तो मुमकिन तौर पे हो क्या सकता है, टीम को शामिल मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है कि भारत माइनस हो सकता है इस इवेंट में से? बहुत मुश्किल है गरीदा। भारत तो डोमिनेट कर रहा है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। सारे 70% जो है वो रेवेन्यू भारत से आता है और सब आईसीसी के जितने गोरे ममालिक हैं वो भी भारत के आगे सरे तस्लीम खम किए हुए। तो उस सूरत में इसको आप निकाल नहीं सकते। लेकिन अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। एक तो इन्होंने हाइब्रिड मॉडल का पाकिस्तान को ऑप्शन दिया है कि हाइब्रिड मॉडल जिसपे पाकिस्तान किसी तौर तैयार नहीं, और दूसरा ऑप्शन ये कह रहे हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर ले जाया जाए और पाकिस्तान मेजबान रहे, उसके अमाउंट में और इजाफा कर दिया जाए। इस पे भी शायद पाकिस्तान तैयार नहीं होगा। हुकूमत से अभी रुजू किया है मोहसिन नकवी साहब ने। अब देखें कि हुकूमत का क्या इस हवाले से स्टैंड होता है। यासिर हमीद, आप इस पे क्या कहते हैं? इस सारे कजिए का एंड क्या होगा? व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ दिस क्राइसिस? देखिए, जैसे इकबाल भाई ने भी कहा, इंडिया नो डाउट डोमिनेट कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के एक रिजिड स्टांस है, बट इवेंचुअली ये होना ही था, ऐसा होना ही था, क्योंकि बड़े ही प्यार मोहब्बत से हमने बड़ी डिप्लोमेसी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, शायकीन ने भी, इवन प्लेयर्स ने भी कोशिश हम करते रहे कि नाउ एंड देन के यार उनके साथ हो, लेकिन मतलब उनकी तरफ से कोई मेल्ट नहीं हुई कभी आइस। तो अब जो है उन्होंने बिल्कुल एक लूप में रखा पाकिस्तान को कि यार हम आ रहे हैं, मतलब ना कुछ बोल रहे थे ना कुछ, और पाकिस्तान ने भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो इवेंचुअली ये होना ही था कि पाकिस्तान को इस तरह का स्टांस ले। मेरे ख्याल से मैं पर्सनली एज ए क्रिकेटर मैं ये समझता हूँ कि वी बैक आवर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टांस और गवर्नमेंट का जो स्टांस। लेकिन यासिर हमीद, पाकिस्तान ने जो एक बड़ा जबरदस्त मौक़िफ़ लिया है, जो कि लेना भी यही चाहिए था, लेकिन इस तरह मिर्जा इकबाल बेग ने कहा कि आईसीसी ने, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है उनके मुताबिक, तो इस सूरत में कि पाकिस्तान को ये सख्त स्टैंड भारी पड़ सकता है खुदा ना खास्ता, या पाकिस्तान के पास अपने पास ऑप्शंस क्या हैं, या इस इवेंट का अब होना, इनेकाद वगैरह, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, इवेंट तो होना ही पाकिस्तान में चाहिए, ठीक है। सवाल सिर्फ इंडिया का है ना इस वक्त, तो और बाकी किसी टीम का सवाल नहीं है। अगर इंडिया नहीं खेलना चाहती तो उसके एक दो ऑप्शंस जो डिस्कस हो रहे हैं वो तो हो ही रहे, लेकिन एक और ऑप्शन जो हो सकता है वो ये है कि इंडिया की टीम आए, मैच खेले और वापस चली जाए। शाम को रुकने की जरूरत ही नहीं, आप ग्राउंड से सीधा एयरपोर्ट जाए, एयरपोर्ट से आप अपने घर जाए। 45 मिनट की फ्लाइट है, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है जो जिसपे मेरे ख्याल से बात हो सकती है, लेकिन इंडिया को यहाँ पे आना चाहिए असूलन, एथिकली भी आना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमने वहाँ पे 2 वर्ल्ड कप जाके खेले, इवन दो एशिया कप में वो लोग वॉकआउट वो कर गए थे, हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम गई वहाँ पे, खेले, हम हारे जीते जो किया, लेकिन हमने जाके उनके मुल्क में फाइट तो की। ये सारा कुछ जानते हुए कि यार उनकी गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट है। लोगों का तो मैं नहीं कहूँगा, लोग बहुत प्यार करते हैं क्रिकेटर्स के साथ, और क्रिकेटर्स का भी आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक है, लेकिन ये जो पॉलिटिसाइज हुआ है, इसको मेरे ख्याल से इस चीज को किसी तरफ जाना चाहिए, उनको किसी करवट बैठना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल बाउ डाउन नहीं करना चाहिए। मिर्जा इकबाल बेग का भी यही स्टैंड है, मेरा भी यही स्टैंड है, पूरे पाकिस्तान के अवाम का, 25 करोड़ अवाम का ये स्टैंड है कि पाकिस्तान का बाउ डाउन नहीं करना चाहिए। लेकिन मिर्जा इकबाल बेग साहब, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल ऑप्शन निकल सकता है? जैसे कि यासिर हमीद ने कहा कि ये जो पॉलिटिकल इसमें एक रकस क्रिएट हुआ है वो बहुत किरदार अदा कर रहा है, जो पॉलिटिक्स है वो एक्चुअली किरदार अदा कर रही है। सो क्या गवर्नमेंट्स को आपस में एंगेज होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, या गवर्नमेंट्स को कहीं पर भी कोई फ़ोन कॉल यहाँ से जाए, इंडिया से यहाँ आए, या कोई बैकडोर चैनल अडॉप्ट होना चाहिए किसी भी किस्म का, कोई उससे बात बन सकती है? देखिए गरीदा, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारतीय जनता पार्टी की भारत में, उसके बाद से उन्होंने बड़ा रिजिड स्टैंड जो है वो अपनाया है पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि ना हम पाकिस्तान जाएंगे, ना पाकिस्तान यहाँ आकर कोई सीरीज खेले, जो बायलैटरल की बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया है। 2016 में हम T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत गए, और गुज़िश्ता बरस हम 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने भारत गए, लेकिन चूंकि हुकूमत जो है उनकी वो नहीं चाहती, जय शाह जो है
वो अमित शाह जो भारत के वजीर दाखिला है उनके साहबजादे, और वो अब आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे 1 दिसंबर से। तो जय शाह ये चाहते हैं कि ये मामला सियासी होने के बजाय नवंबर में ही हल हो जाए, ताकि उन पर प्रेशर न पड़े और उनकी न्यूट्रलिटी बरकरार रहे, जो बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। मेरे ख्याल में हुकूमत की सतह पर होना चाहिए। माजी में पाकिस्तान ने क्रिकेट डिप्लोमेसी की है भारत के साथ, और जब भारत के जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने भी भरपूर तरीके से जो है पाकिस्तान का मतलब स्वागत किया था, उनका खैर मकदम किया था। और यहां से भी जनरल मुशर्रफ गए थे भारत, मुझे अच्छी तरह से याद है 2004-5 में वनडे पे, उससे पहले जनरल जियाउल हक जा चुके। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए और दोनों मुमालिक के अवाम क्रिकेट देखना चाहते हैं। गरीदा बिल्कुल एग्जैक्टली। यासिर हमीद, मैं आपसे भी यही इसका लेना चाहूंगी जवाब कि क्या आप समझते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी को एंगेज करके, एंड खास तौर पे अभी जब एससीओ का समिट पाकिस्तान में हुआ है, बड़ा जबरदस्त दुनिया भर से यहाँ पे सरबराहान मुमलिकत आए हुए थे, उन्हें कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं हुआ। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर उसमें आए हुए थे, वो बड़ी तारीफें करके गए यहाँ पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी की। तो इन सब चीज़ों को यूटिलाइज किया जा सकता है और कोई गवर्नमेंटल लेवल का, कोई पॉलिटिकल लेवल का या कोई बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। यासिर हमीद सर? बिल्कुल बिल्कुल जरूर करना चाहिए। वो तो देखिए, वो रास्ता तो बिल्कुल ओपन रखना चाहिए। हमने तो कभी दरवाजे बंद किए ही नहीं है। उससे फर्क पड़ेगा, उससे इंडिया के डिसीजन पे फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये तो मुझे नहीं पता उससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वो तो फिर उस वक्त ही पता चल सकता है कि किस लेवल पे बात होती है। जो बात कर रहे हैं, जो शख्सियत या जो भी हमारी जो है, जो मशीनरी इस पे काम करेगी, उसको वो वैल्यू करते हैं नहीं करते, ये तो अब ये डिपेंड करता है ना कि क्या ऑप्शन आगे रखते हैं। तो वो फिर राइट, वी हैव रन शॉर्ट ऑफ द टाइम फॉर दिस सेगमेंट। बहुत शुक्रिया यासिर हमीद साहब, मिर्जा इकबाल बेग साहब। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज की एक और बहुत बड़ी और बहुत अहम डेवलपमेंट खबर के हवाले से कुछ बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट पे हम जिक्र करेंगे कि जनवरी 2023 में पेशावर में पुलिस लाइंस के मस्जिद में एक बड़ा ही भयानक और बहुत ही खौफनाक खुदकुश धमाका किया गया था, जिसमें 101 अफराद शहीद हो गए थे और 223 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए थे। ये इंतहाई अंदोहनाक, इंतहाई भयानक वाक़या था पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से। और उसके बाद से कानून नाफिज करने वाले इदारे मुस्तकिल अपनी कोशिश में लगे हुए थे, और उस कोशिश में आज अब एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कानून नाफिज करने वाले इदारों को, जिसमें मिलिट्री इदारे भी शामिल हैं, सिविलियन इदारे भी शामिल हैं, और डेफिनेटली उसमें ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि प्रोविंशियल हुकूमत की कोऑर्डिनेशन भी शामिल होती है, उनका ताउन भी शामिल होता है। और जो इसका सहूलतकार था मोहम्मद वली, वो गिरफ्तार हो गया और उसने जो एक होश रुपा खौफनाक इंकिशाफात किए। और इसमें बदकिस्मत तरीन बात यह है कि यह खुद पुलिस कांस्टेबल था। इसका एतराफ़ी बयान भी सामने आ चुका है, वीडियो बयान भी, इसका स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। खुद पुलिस में यह कांस्टेबल था, 2019 में यह पुलिस में भर्ती हुआ, 2021 में कलअदम जमातुल एहरार के बंदों से इसकी मुलाकात हुई, अफगानिस्तान भी इसने ट्रैवल किया, दहशत गर्दी की इसने तरबियत ली, इसकी जहन साजी की गई, इसका प्रोपेगेंडा के ज़रिए इसका जो है वो ब्रेन वॉशिंग की गई मुस्तकिल। सो ये इंतहाई एक खौफनाक ट्रेंड है जो कि ब्रेन वॉशिंग के ज़रिए एक सरकारी मुलाजिम को दहशत गर्दी पे उकसाया गया। और इसने अपने एतराफ़ी बयान में, और जो इसने कानून नाफिज करने वाले इदारों को बताया भी है, सिर्फ पेशावर की पुलिस लाइन्स पे इसने भयानक जो है हमला नहीं किया, उसमें सहूलतकार नहीं बना, बल्कि इसके अलावा भी इसने एक चर्च के पादरी को भी इसने जो है वो टारगेट किया। उसके अलावा मुख्तलिफ IEDs खैबर पख्तूनख्वा से लेके पंजाब तक, और इनका इतना बड़ा नेटवर्क है खैबर पख्तूनख्वा से लेके पंजाब तक मुस्तकिल फैला हुआ है। तो ये IEDs जो है नस्ब करते थे टारगेट करने के लिए, खुद को जैकेटें फराहम किया करते थे। इसके अलावा इसने कादियानियों को टारगेट किया, खैबर पख्तूनख्वा में किया, पंजाब में टारगेट करने के लिए पुलिस वालों को इसने जो है फैसिलिटेशन प्रोवाइड की, हथियार प्रोवाइड किए। तो ये इस कदर खौफनाक डिटेल्स सामने आई हैं, लेकिन इन खौफनाक डिटेल से बढ़ के, कई गुना बढ़ के, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाबी है वो सबसे बड़ी है। 2 साल तक वो पूरा ट्रेस करते रहे एक एक चीज़ इस पूरे नेटवर्क की, और आखिर में उन्होंने इसको अरेस्ट करके अवाम के सामने पेश कर दिया। तो अवाम की आंखें खुलनी चाहिए, इस किस्म के वतन दुश्मनों को, इस किस्म के खवारजियों को पहचानना चाहिए और हर सूरत में ताउन करना चाहिए अपने मुल्क के इदारों के साथ, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उनके साथ ताउन करना चाहिए, ताकि जहाँ जहाँ इस किस्म के अनासरों जो कि हमारे माशरे में सीप कर गए हैं, उनकी निशानदही हो, उनकी पकड़ हो। और सिर्फ यही नहीं, ये तो वो दहशत गर्द हैं कि जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, जो डिजिटल दहशत गर्दी इस
सानहे के बाद शुरू हो गई थी। जब ये सानहा हुआ पेशावर का, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे डिजिटल दहशतगर्दी शुरू हो गई, जिसकी मैं आप तक ये पहुंचा भी रही हूँ। उसमें मेरा नाम इस्तेमाल करके, दीगर सहाफ़ियों का नाम इस्तेमाल करके कि जी ये इसलिए करवाया गया है, और लोगों को भटकाने की, उनको बहकाने की कोशिश की गई, मज़मूम कोशिश की गई इस डिजिटल दहशतगर्दी के ज़रिए। उस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन होने थे, तो कहा जा रहा था कि जी ये करवाया गया है, ये इवेंट, ये सानहा, ताकि इलेक्शन मुलतवी करवा दिए जाएँ। सो अब इन डिजिटल दहशतगर्दों को ना सिर्फ कुछ एहसास करना चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए, माजरत करनी चाहिए, जो इन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी फैलाई इस एक अफसोसनाक वाक़े को लेकर, जिसका अब मुजरिम भी सामने आ चुका है। सो ये एक बहुत अहम चीज़ थी जो आप तक पहुंचाना मेरी सहाफ़ती जिम्मेदारी थी। आज सी टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।